नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पल्लव डायनेस्टी के बारे में। मतलब कि जो पल्लव वंश था ना, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा हमारा जो सिलेबस है ड्यू का, इसमें है कि इसकी इकोनॉमी, इसकी कल्चर, इसके साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इनकी सोसाइटी कैसी थी और पॉलिटी कैसी थी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमको पता होना चाहिए कि पल्लव वंश जो था ना, वो हमारे साउथ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी था। ठीक है। और जो हमारा इंडिया है ना, उसमें जो साउदर्न पार्ट है, वहाँ पर कृष्णा रिवर से लेकर लगभग भद्रा जो रिवर है, तो इसके बीच में डायनेस्टी अच्छे से फ्लॉरिश हुई। ठीक है। और पल्लव जो डायनेस्टी था ना, वो इंडियन डायनेस्टी था जो 275 सी से लेकर 897 सी तक जो है रहा हमारे साउथ इंडिया में। इसका मतलब क्या हुआ कि 275 सी से लेकर 897 सी तक हमारे साउथ इंडिया में डायनेस्टी रही। और सिंह विष्णु जो है वो इसके फाउंडर हैं। ठीक है। माना जाता है कि सिंह विष्णु ने इसको फाउंड किया सबसे पहले। लेकिन कई जो हिस्टोरियन हैं, कई इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि सिंह जो विष्णु थे, इनसे पहले भी कई इसके जो हम फाउंडर रह चुके हैं। लेकिन ये जो डायनेस्टी थी ना, ये एक फ्यूडल डायनेस्टी के रूप में थी। मतलब कि इसके ऊपर इसमें पूरी पावर नहीं थी। इसके जो पावर्स थे ना, वो दूसरे किंग्स के अंडर में आते थे। जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, उनके पास एक लार्ज आर्मी होती है, वो लार्ज एरिया को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर टैक्स लेते हैं। ठीक है। तो लेकिन उनकी जो डायनेस्टी होती है, जो उनका एरिया होता है, दूसरे के कंट्रोल में रहता, किंग के कंट्रोल में रहता। वही सेम कंडीशन इनके साथ भी था। लेकिन जब सिंह विष्णु आए ना, तो सिंह विष्णु ने क्या किया, इसको एज अ डायनेस्टी का रूप दे दिया। इसके साथ ही साथ इसके कई और पावरफुल किंग्स माने जाते हैं, जैसे महेंद्र वर्मन फर्स्ट हो गए। इसके साथ ही साथ नरसिम्ह वर्मन जो फर्स्ट थे, तो इन लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। जैसे ये जो मैप दिखाई दे रहा है, ये नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के टाइम का है। तो इससे हम देख सकते हैं कि इसकी एरिया काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैली थी। ओके। अब हम सबसे पहले पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो वेल ऑर्गेनाइज था, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज था इनका। और जो पल्लव स्टेट था, वो कई सारे जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था। जैसे अभी क्या होता है ना, एक राज्य जो होता है, एक स्टेट जो होता है, वो कई डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं ना, ये जो ज़िले रहते हैं इसके, तो उसी को एक रूप में वहाँ पर कोट्टम कहते थे। क्या कहते थे? कोट्टम, KOTTAM। ठीक है। और इन जो कोट्टम्स थे ना, इनके पास इनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होता था, और ये सीधे डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता था किंग के द्वारा। मतलब जो राजा होता था, वो एक ऑफिसर्स बनाता था जो इन कोट्टम्स में बराबर सेंड किया करता था। तो वो वहाँ पर जाते थे और उसके जो वहाँ पर देख रेख जो कामकाज थे, वो किया करते थे। किसके अंडर में थे? ये किंग्स के अंडर में थे। इसके साथ जो किंग था ना, वह एडमिनिस्ट्रेशन के एकदम सेंटर में था। सब कुछ उसी के अंडर में था कि किस तरीके से आर्मी को फंडिंग करनी है, आर्मी को संभालना कैसे। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ जस्टिस को भी देखता था किंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अधिकतर क्या होता है, जो किंग्स होते हैं वो जस्टिस को अपने अंडर में रखते थे, पहले जो देखा गया। अभी क्या है, अभी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं, जस्टिस के लिए अलग कोर्ट्स हो गए। लेकिन तब क्या था कि ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, अधिकतर जो है किंग्स के हाथों में होती थी। ठीक है। और इसके साथ साथ जो किंग था ना, राजा था जो, वो प्रोवाइड करता था क्या? लैंड ग्रांट, यानी कि भूमि दान देता था। किसको? टेम्पल्स को। और इसको क्या कहते थे? देवधन। जब कोई राजा जो है मंदिर को दान देता था तो उसको देवधन कहते थे। और जब वही राजा जो है किसी ब्राह्मण को, ठीक है, ब्राह्मणों को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट दिया जाता था। ठीक है। और उसको हम ब्रह्मदेय कहते थे। ठीक है। वहाँ पर जो है राजा ने कई सारी सभा बना रखी थी। जो विलेजेस थे, जो गांव थे, ग्रामीण इलाकों में कई सारे सभा होते थे। तो ये सभा, जो विलेज असेंबलीज होती थी ना, इनका ये काम रहता कि उनकी जो कमेटी थी उसको मेंटेन करना, और इसके साथ यह भी मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना सारे गांव का कि लैंड कितना है, और गांव के जो टेम्पल्स हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, कैसे उनको संभालना है। तो इन चीज़ों पे काम करते थे ये जो लोकल सभास थे। ठीक है। जो
असेंबलीज थी विलेज की, जिसको हम सभा कहते थे। अब हम बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर की कि वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सोसाइटी जो पल्लव के टाइम पे था ना, वो लगभग 4 पार्ट में डिवाइड थे सोसाइटी के लोग, ठीक है। जैसा हमने लेटर वैदिक पीरियड में देखा था कि सबसे ऊपर ब्राह्मणाज आ जाते थे, फिर क्षत्रियाज आते थे, उसके बाद फिर आता था वैश्याज की पारी, एक चांस, उसके बाद फिर आते थे शूद्रास। यानी कि जो सोसाइटी था ना वो इस तरीके से था कि एक तरीके से कि हायरार्की था सोसाइटी में। जो ब्राह्मण थे वो उससे ऊपर आते थे, उसके बाद फिर क्षत्रियाज आते थे, तब वैश्य आते थे, फिर शूद्रास आते थे। और इसी हायरार्की के कारण जो क्या हुआ कि जो ब्राह्मणास थे उनके पास अधिक पावर थी, जो ब्राह्मण थे उनके पास अधिक पावर थी, लेकिन जो शूद्रास थे उनके पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, ठीक है। और ब्राह्मण जो थे वो क्या करते थे कि जो ग्रामीण इलाकों में जो पूजा होते थे या फिर राज दरबार में पूजा का काम किया करते थे, और इसके साथ ही साथ वेद पढ़ा करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा एडुकेटेड होते थे, पढ़े लिखे होते थे। तो वो उनको क्या करना रहता था कि पूरे जो पूजा से संबंधित चीज़ें थी या फिर भगवान से चीज़ें से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसको कंट्रोल करते थे वो, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड होते थे जो ब्राह्मणास थे। सेकंड नंबर पे चांस आता था भैया क्षत्रियाज का, ठीक है। जो क्षत्रियाज थे वो रूल करते थे, रूलिंग क्लासेस थे, और वॉरियर क्लास थे, ठीक है, वॉरियर्स। तो ये क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे पूरे अंपायर को, साम्राज्य को, कि कोई बाहरी जो है आक्रमण करने ना आ जाए। तो इससे क्या होता था, सोसाइटी जो थी वो प्रोटेक्टेड थी इनके द्वारा सुरक्षित थे। और इसके साथ ही साथ कई बार ये किंग्स भी हो जाते थे, कौन, जो क्षत्रियाज थे। अगर हम बात करें वैश्याज की, तो जो वैश्य थे ना इनका अधिकतर काम था कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को, ट्रेड को, कॉमर्स को मेंटेन करना था। तो इन लोग इसी को मेंटेन करते थे। और जो शूद्रास थे वो अधिकतर क्या करते थे कि इन लोगों के यहाँ ट्रीटमेंट देते थे, मतलब कि अब एज अ सर्विट्यूड, ठीक है, सर्विस देते थे जो शूद्रास होते थे ब्राह्मणास के घर पे, और शूद्रास सॉरी ब्राह्मणाज क्या, क्षत्रियाज क्या, और साथ ही साथ वैश्याज क्या। और इसके साथ कई सबकास्ट जो है इमर्ज हुए। सबकास्ट इमर्ज इस तरह हुए कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, जैसा उनका व्यवसाय था, जैसा इनका ऑक्यूपेशन था, उस हिसाब से जो है ये सोसाइटी में आते गए, और अपने जो है कास्ट को वो उनको एक एक कास्ट दे दिया गया, ठीक है। अब हम वीमेंस की बात करेंगे, तो वीमेंस जो थी ना वो रॉयल और रिच फैमिलीज में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती थी, और उनका स्टेटस भी सोसाइटी में हाई था। लेकिन फिर भी और प्रॉपर्टी राइट भी रखती थी वो। लेकिन अगर हम बात करें कि लोअर स्ट्रेटा में सोसाइटी के या फिर मिडिल स्ट्रेटा में, तो हमको पता चलेगा कि वहाँ पर क्या करती थी, अधिकतर महिलाएं जो थी स्पिनिंग करती थी, बिहेविंग करती थी, ठीक है। तो स्पिनिंग बिहेविंग के साथ ही साथ जो महिलाएं थी अधिकतर जो निचली कास्ट थी, ठीक है, लोअर स्ट्रेटा की थी, वो काम करती थी टेम्पल्स में। और ऑन द उनके उनके अंदर एक टैलेंट था कि वो म्यूजिक में बहुत ज़्यादा अच्छा गा लेती थी, साथ ही साथ डांस भी अच्छा कर लेती थी। तो कई बार क्या होता थी कि वो डांसर के रूप में भी उनको देखा गया कि वो सोसाइटी में एज अ डांसर भी काम करती थी, और टेम्पल्स में भी वो डांस का काम किया करती थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सोशल व्यवस्था के बारे में, यानी कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में। दोस्तों अगर हम कल्चर की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि उन लोग खाते क्या थे, पहनते क्या थे, ऑर्नामेंट्स में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, और साथ ही साथ जो उनका एजुकेशन था वो कैसा था। तो चलिए जानते हैं। फूड की अगर हम बात करें तो राइस जो था, यानी कि चावल था, वहाँ पर स्टेपल फूड के रूप में देखा जाता था, मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट फूड था। कहाँ पर, पल्लव पीरियड में। और इसके साथ उन लोग जो है मिल्क, घी, कर्ड, यानी कि मिल्क से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा यूज करते थे। और अगर हम ड्रेस की बात करें तो जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो सामान्य लोग थे, वो अधिकतर क्या करते थे, कॉटन की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ड्रेस जो बना होता था कॉटन का। लेकिन जो रिच थे वहाँ पर, जो अमीर लोग होते थे, अधिकतर वो सिल्क से बने हुए जो ड्रेसेस होते थे
उसको पहनते थे, ठीक है, सिल्क की गारमेंट्स पहना करते थे। अगर हम स्कल्पचर्स की बात करें तो वो हमको शो करते हैं, दिखाते हैं कि अधिकतर जो लोग थे ना वो कई तरीके की ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। जैसे नेकलेस हो गया, बैंगल्स हो गया, और भी कई तरीके की जो है ऑर्नामेंट्स जो है पहना करते थे, आभूषण जो है लोग पहना करते थे। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन उस टाइम पे ऐसा था कि संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। और इसके साथ क्योंकि हमने बताया ना कि ब्राह्मण वहाँ पर इम्पोर्टेंट थे, और जो ब्राह्मण थे उनका एक लैंग्वेज हुआ करता था, एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हुआ करता था संस्कृत। इसके साथ साथ जो टेम्पल था ना, वहाँ पर अधिकतर क्या होता था कि शिक्षा दी जाती थी। टेम्पल जो था वो काम करते थे। टेम्पल हैड आल्सो फंक्शन एज एजुकेशनल सेंटर। वो एजुकेशनल सेंटर के रूप में टेम्पल्स काम किया करते थे। बुद्धिस्ट काडी गई नामक एक एजुकेशनल सेंटर था जो कांचीपुरम था, वो फाउंड किया गया था, ठीक है। वहाँ पर क्या, वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही साथ लिटरेचर, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, पेंटिंग, इन सब कुछ चीज़ों पे जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा गया। तो ये था हमारा कल्चर, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब कि इकोनॉमिक लाइफ की आर्थिक स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे कि पल्लव वंश में आर्थिक स्थिति कैसी थी। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पर इस तरीके से एग्रीकल्चर था कि कई सारे जो विलेजेस थे ना, कई सारे जो गांव थे, उनके नंबर्स लगातार बढ़ते चले गए। और साथ ही साथ जो एरिड लैंड था, यानी कि जो सूखी ज़मीन थी, उसको रिक्लेम किया गया और उसके साथ ही उस पर काम किया गया, उस पर कल्टीवेट किया गया। अब इन सूखी ज़मीनों पर पानी पहुंचाने के लिए जो पल्लव के राजा थे, उन्होंने लगातार वाटर टैंक्स बनवाए, और इस वाटर टैंक्स जो है पानी लगातार उन सूखे खेतों में जाती रही, और साथ ही साथ उन खेतों में भी जाती रही जो उस टाइम पे प्रोडक्टिव थे। इससे ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर जो खेत थे, ठीक है, उसमें हरियाली आ गई और कई तरीके से नए नए क्रॉप्स जो हैं उनका स्टार्टिंग हो गया। इसके साथ जैसे हमने बताया कि कई सारे टैंक्स बनवाए गए पल्लव राजा के साथ, किसके लिए, एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए। अगर हम क्राफ्ट की बात करें कि वहाँ पर उस टाइम पे क्राफ्ट कैसा था, तो बीएविंग, साथ ही साथ स्टोन कटिंग की, पत्थर को काट के किस तरीके से उसका स्टेचू या कुछ भी बना देना, ठीक है। इसके साथ पॉटरी यानी घड़ा का काम, कारपेंट्री, ठीक है, और इसके साथ ही साथ आइवरी, इन सब कामों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। जो कॉटन क्लॉथ थे, ठीक है, जो कॉटन कपास के बने हुए जो कपड़े थे, वो एक्सपोर्ट किए जाते थे चाइना से, बेबीलोनिया से, और साथ ही साथ इजिप्ट यानी मिस्र से। अगर हम कांचीपुरम की बात करें, कांचीपुरम दोस्तों इसका कैपिटल भी था, किसका, पल्लव डायनेस्टी का। हाँ, उसने रिमेन, ठीक है, वहाँ पर वो एक सेंटर बना, किसके लिए, सिल्क के लिए, जो हम सिल्क का एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर बना। अब हम जानेंगे कि फॉरेन ट्रेड और साथ ही साथ जो हमारे क्या इंटरनल ट्रेड होता था वो कैसा था। पल्लव डायनेस्टी के इंटरनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो हमको पता चलेगा कि इकोनॉमी जो है इस टाइम पे एक्सपेंड हुई, इसके साथ ही साथ प्रोडक्शन भी बढ़ा, ठीक है। वहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स ये जब पल्लव लीड करने लगे तो उसमें क्या हुआ, उससे इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ और इकोनॉमी भी बढ़ी इनकी। इसके साथ ही साथ इंटरनल जो ट्रेड था उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई। रेगुलर मार्केट वहाँ पर लगाया जाता था अर्बन सेंटर में, और साथ ही साथ उस मार्केट्स में उस मंडीज में जो लोग आते थे, जो शॉपकीपर्स होते थे, जिनके पास शॉप्स होते थे, उनको लाइसेंस दिया जाता था किंग द्वारा, जिसकी वजह से मतलब कि जो मर्चेंट्स होते थे उनके पास लाइसेंस होता था, जिससे वो अपने शॉप को जो है आसानी से लगा सकें, रख सकें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो ट्रेड, फॉरेन ट्रेड है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवसाय था, व्यापार था, उसके बारे में। यह जो था ड्यूरिंग द पल्लव रूल के दौरान क्या हुआ, ट्रेड फॉरेन कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और क्या क्या चीज़ें जो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट क्या करते थे, जैसे स्पाइसेस हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, प्रीशियस स्टोन हो गया, मेडिसिनल प्लांट हो गया, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। देश में जैसे कौन कौन से देश में, जावा में, सुमात्रा में, कंबोडिया, श्रीलंका, चाइना, बर्मा। तो ये सब कुछ ऐसे देश थे जहाँ पर हम लोग ये सब प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया करते थे। ये दोस्तों हमारा कंप्लीट लेक्चर था
पल्लव के बारे में। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को यार सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। देखते रहिए, जुड़े रहिए डी वाला के साथ।